इंजीनियर्स ना सिर्फ मशीनों का निर्माण और मरम्मत करते हैं, बल्कि आज हर विभाग में उनकी अहम भूमिका है। चाहे ऑटोमोबाइल हो, निर्माण हो, रक्षा, ऊर्जा, रेलवे या उद्योग, हर क्षेत्र में ये विशेषज्ञ तकनीकी कार्यों को सरल और कुशल बनाते हैं। आधुनिक तकनीकी और नवाचार के साथ देश की प्रगति में इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर की भूमिका लगातार बढ़ रही है। हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने कल पुर्जे बनाने वाले इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर आशुतोष दीक्षित से की खास बातचीत। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर आशुतोष दीक्षित जी। सर, पहले तो आप अपनी पढ़ाई कहाँ से की और पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी चुनौती का सामना किया? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के अति पिछड़े ज़िले देवरिया जनपद का निवासी हूँ, मूल निवासी। और वहाँ इंटर तक की 12वीं तक की शिक्षा दीक्षा मेरी देवरिया से हुई है। गवर्नमेंट इंटर कॉलेज GIC देवरिया से मैंने 1981 में मैंने इंटरमीडिएट किया। और उस साल मेरा चयन इंजीनियरिंग में नहीं हो पाया। जो दूसरा इसके पीछे कारण ये था कि मैं कोई मतलब पिछड़ा इलाका होने की वजह से ऐसी कोई कोचिंग या ट्यूशन की व्यवस्था उस ज़माने में नहीं हुआ करती थी। और हम लोग जो अपने छात्र सर्किल के होते थे 4-6 छात्र, तो अपने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को एक दूसरे के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करके उसका सलूशन निकालते थे। और उस साल इंटरमीडिएट के बाद मेरे पास, जैसा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में परिवेश में है कि अगर इंजीनियरिंग में नहीं हुआ तो तुरंत BSc में दाखिला ले लेते। मैंने जिद किया अपने पिताजी से कि नहीं, मुझे 1 साल और दे दीजिए और मैं घर पे ही रह के 1 साल और ड्रॉप करके करूँगा, क्योंकि पहले साल मेरा नंबर इतने अच्छे आए थे कि जस्ट मैं मार्जिन पे छट गया था। उस समय कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट जिसमें 5-6 इंजीनियरिंग कॉलेज ही हुआ करते थे। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद कंडक्ट कराता था MNIT के थ्रू। तो इलाहाबाद इंजीनियरिंग कॉलेज, गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, पंतनगर, कानपुर HBTI, कानपुर GCTI और सुल्तानपुर, कुल इतने कॉलेज होते थे। सीटें बहुत कम होती थी। और मेरे साथ ही एक मेरा और मित्र था जो कि बायो से था। मैं इंटर साइंस में फिजिक्स मैथ से था, अतुल श्रीवास्तव। दुर्भाग्य से कोविड में वो नहीं रहा। दोनों ने अपने अपने गार्जियन को समझाया और हम दोनों ने इंटर के बाद 1 साल हम लोग ड्रॉप किए। और हम लोगों का काम यही था कि दिन भर अपना पढ़ाई करते थे और शाम को हमारे घर के पास मैदान था, वो साइकिल से वो आ जाता था, हम लोग बैडमिंटन खेलते थे। और 8 बजे तक 2 सब्जेक्ट तो कॉमन थे। मैं तो बायो छोड़ दें तो फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन था, तो एक दूसरे को हम लोग गाइड करते थे। कोई गार्जियन, कोई भी कोचिंग नहीं, कुछ नहीं। यही हम लोगों के लिए टफ पीरियड था, यही गोल्डन पीरियड। और उस साल नहीं हो के 82 में मेरा चयन हो गया कंपटीशन में, और मैंने मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज से 82 मैंने एडमिशन लिया। और डॉक्टर अतुल श्रीवास्तव में उसका KGMC में चयन हो गया। और उसके बाद 86 में मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होने के बाद 1-2 ऑफ़र आए, पर वो नौकरी के वो अच्छे नहीं थे। हम लोग कंपटीशन देते थे। इस समय प्राइवेट में लोहिया स्कूटर बनाती थी कानपुर में, एक कंपनी, उसमें हुआ था, मैं गया नहीं था। फिर सौभाग्य से दिसंबर 86 में वैकेंसी निकली और रिजल्ट आया। मैं मार्च 87 से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हुआ करता था, UPSCB में, उस पर मेरा चयन हुआ। और 87 में मैं ओबरा 1 साल रहा ट्रेनिंग में। उसके बाद 88 में, मार्च 88 में, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, टांडा परियोजना अब तो NTPC में है, उस समय वो नई ऊर्जीकृत होने वाली थी। तो 20 मार्च 88 को ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद मैं टांडा आ गया।
वहाँ मैं जनरेशन में शिफ्ट में रहा और वहाँ से जून 1993 तक मैं टांडा परियोजना में, जो कि थर्मल पावर हाउस था, वहाँ रहा। उसके बाद मैं ट्रांसमिशन में आ गया। ट्रांसमिशन के संबंध में मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी जो विद्युत की विधा है, जो थर्मल पावर हाउसेस पे जो जनरेशन होता है वो 100 मेगावाट, 200 मेगावाट और 500 मेगावाट, इस समय तो 680 मेगावाट पे भी जनरेशन हो रहा है। तो जनरेशन तो इतने मेगावाट का होता है, लेकिन वोल्टेज जो जनरेशन का होता है वो कम होता है। और उस जनरेटर से को जो जनरेटर वोल्टेज 16 केवी या 11 केवी पे होता है, उसको स्टेप अप करते हैं अप टू 220 केवी, 400 केवी। और टावरों पे जो ट्रांसमिशन लाइनें हैं वो जनरेशन उत्पादन गृहों से निकलने के बाद पावर ट्रांसमिशन होके फिर आते हैं, जो कि हर ज़िले में कम से कम अब तो प्रत्येक ज़िले में 10 से 11 ट्रांसमिशन के सब स्टेशन होंगे, जिनको हम लोग कहते हैं 132 केवी सब स्टेशन, 220 400 केवी सब स्टेशन। तो वो जो ओबरा, अनपरा, शक्तिनगर या इधर हमारा पनकी है, हरदुआगंज है, यहाँ से जो हमारे पावर स्टेशन उत्पादन गृह थे, वहाँ से बिजली आती है। और वो ट्रांसमिशन जो टावरों पे लाइन होने के से आ जाती है हर ज़िले मुख्यालय पे, तहसील मुख्यालय पे, जो हमारे 132 के सब स्टेशन, वहाँ से फर्दर स्टेप डाउन होके हम लोग 33 केवी पे डिस्कॉम को, डिस्ट्रीब्यूशन को सप्लाई देते हैं। तो मेरी जो सर्विस का जो क्षेत्र रहा है वो मार्च 88 से जून 93 तक मैं थर्मल पावर हाउस टांडा परियोजना में रहा हूँ। और उसके बाद मैं पावर ट्रांसमिशन के फील्ड में ही सहायक अभियंता से मुख्य अभियंता तक रहा हूँ। जो मेरा नौकरी का वो रहा है, कार्य क्षेत्र रहा है मेरी पावर ट्रांसमिशन में। मैं गाजीपुर में एज एसडीओ में रहा हूँ। 9 साल मैं 220 केवी सब स्टेशन बस्ती पे एसडीओ रहा हूँ, एसडीओ ट्रांसमिशन। करीब 6 साल मैं एसडीओ 220 केवी गोरखपुर सब स्टेशन पे रहा हूँ। उसके बाद जनवरी 11 में मैं जौनपुर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ट्रांसमिशन की हैसियत से मेरी पोस्टिंग हुई थी। और जौनपुर ज़िले में कुल 8-9 बिजली घर थे, 2-3 और का अंडर कंस्ट्रक्शन थे। जौनपुर के बाद में 6 महीने के लिए 14 तक मैं रहा हूँ वहाँ पे। सितंबर 14 में मैं आ गया था फैज़ाबाद, जो अब अयोध्या जनपद है। तो फैज़ाबाद में भी एक्सियन ट्रांसमिशन रहा हूँ। और यहाँ पे एक आवश्यकता पड़ी फरवरी 2015 में मुझे आकस्मिक तौर पर मेरी पोस्टिंग बुला के कर दी गई कि यहाँ पे आपको नींबू पार्क में एक बिजली घर शिफ्ट करना है। तो एज एक्सियन ट्रांसमिशन प्रथम नींबू पार्क मेरी तैनाती हुई थी फरवरी 15। जुलाई 16 तक मैं यहाँ पे एज एक्सियन रहा हूँ। उसके बाद मेरा फर्दर प्रमोशन हो गया। जुलाई 16 में मैं चला गया प्रयागराज एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर। और प्रयागराज मैं मुश्किल से 2.5-3 महीना रहा। तो उसके बाद 9 अक्टूबर या 10 अक्टूबर को यहाँ कुछ सेंसिटिव इशू हुए थे। मुख्यमंत्री कार्यालय की पावर सप्लाई फेल हो गई थी। तो मुझे याद है शायद दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी का दिन था और नेक्स्ट डे दशहरा था, जिसमें प्रधानमंत्री को आना था। तो यहाँ के प्रबंधन ने, उच्च प्रबंधन ने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम सीधे प्रयागराज से चले आओ और वापस एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मैं अक्टूबर 16 से मार्च 22 तक एज सुपरिटेंडिंग इंजीनियर लखनऊ रहा। सर आज के समय में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 1 मिनट उसी में आगे उसके बाद मैं मार्च 22 के बाद मुझे मुख्य अभियंता पारेषण मध्य लखनऊ का चार्ज दिया गया। दिसंबर 24 में मैं इसी पद से सेवानिवृत्त हो गया। सर आज के समय में इलेक्ट्रिकल्स इंजीनियरिंग की किन क्षेत्रों में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ रही है? देखिए, हमारा जो फील्ड है वो हमने बता दिया कि जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। जो अब ये नया ये कॉन्सेप्ट आया है कि ट्रेडिशनल, आपने सुना होगा ग्रीन एनर्जी, सोलर एनर्जी। तो
ऐसे इलाके जो बंजर हैं, ऊसर हैं, बल्कि झांसी से बुंदेलखंड इलाके में करीब 10,000 मेगावाट का सोलर प्लांट लग रहे हैं और वहाँ डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। तो ये जो हम लोग जो बना रहे थे, थर्मल पावर हाउसेस से बिजली अभी चल रही है, एनटीपीसी से चल रही है, अपने भी हमारे यूपी उसके उत्पादन निगम के हैं। तो ये एक सोलर जनरेशन के न उस पर, और ये तो हो रहा है जो कमर्शियल जो बड़े सोलर जनरेटर्स हैं जो 33 केवी पे या 132 केवी पे हमारे ग्रिड में बिजली दे रहे हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि घरों पे, बल्कि अब तो लखनऊ में या अब देखिए देहातों में भी एक सोलर पैनल आपने देखा होगा सबके यहाँ लगा हुआ। तो इवन हम तो देख रहे हैं कि कई डोमेस्टिक कंज्यूमर ही अब जितनी बिजली उनके यहाँ आवश्यकता से ज़्यादा सोलर पैनल से बनती है, और उनके यहाँ समेशन मीटर लगा हुआ है, तो जितनी बिजली लेते हैं, क्योंकि रात में तो लेते हैं जब सूरज नहीं होता। सर सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी में क्या अंतर है? एक ही बिजली ही है, सोलर से बिजली ही तो बन रही है, और उसको चाहे वो आप घरेलू यूज करिए। आपके घर पे अगर सोलर पैनल लगा हुआ है 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, और आपकी आवश्यकता मान लीजिए 2 किलोवाट की, जो एक्सेस बिजली आपकी दिन के समय में जो बनी वो इन्हीं तारों से ग्रिड में वापस चली जाती है, और उसका बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर को। जैसे महीने में आपका कंजम्पशन है और 250 यूनिट आपके छत पे लगाया हुआ है सोलर पैनल, तो 50 यूनिट आपका क्रेडिट हो जाएगा, 50 यूनिट क्रेडिट हो जाएगा। जो जाड़ों में तो क्रेडिट हो जाता है, गर्मियों में लोग जब एसी चलाते हैं तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है लोगों के घरों में, तो वो एडजस्ट हो जाता है। तो एक तो सोलर का फील्ड हो गया, और हमारे देश में जो कोस्टल एरिया हैं साउथ में, दक्षिण भारत, आप अभी यात्रा करें तो देखें पुणे बंगलोर की तरफ विंड पावर देखा होगा, विंड मिल, तो विंड पावर विंड जनरेटर्स लगे हुए हैं पहाड़ों पे ऊंचाई, जहाँ पे हवा की तेज़ रफ्तार होती। हमारे इधर उत्तर भारत में यहाँ तो कम से कम यूपी में सोलर का ही है। एटॉमिक एक और है बदायूं में, बहुत छोटा सा है एटॉमिक का। मेजर रेवोल्यूशन ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, तो सोलर का बढ़ रहा है। बट इट इज़ आल्सो ए चैलेंज टू ग्रिड, कि दिन में तो हमें सोलर का जनरेशन हमें मिल रहा है, पर रात होते ही जब सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं तो वो एकाएक ग्रिड में डिमांड बढ़ जाती है। तो अभी जो हमारे प्रदेश की जो डिमांड है, पिछले साल 30,600 मेगावाट पीक गई थी जून में, इस साल गई है 31,400 कुछ मेगावाट गई है, और उसमें हमारा इस समय करीब प्रदेश का 2,2200 मेगावाट हमारी सोलर की ग्रीन एनर्जी आ रही है, जिसमें डोमेस्टिक जो सोलर लगे हैं उसकी काउंटिंग नहीं है, वो नहीं पता है, जो बड़े जनरेटर्स हैं जो थर्ड पार्टी पे। तो सोलर अच्छा भी है, बट इट इज़ ए ग्रिड, ये हम लोगों को जो इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज रखनी पड़ती है। शाम को जैसे सूर्य अस्त होता है तो ये हमारा 2,500 मेगावाट तुरंत चला गया, और ग्रिड को हमें देना है। और जैसे जैसे ये सोलर जनरेशन बढ़ेगा तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। उसके लिए भी और भी योजनाएं हमारी आ रही हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है बैटरी बैंक लगा के, दैट इज़ टू कॉस्टली। दिल्ली में अभी लगा है शायद 30 मेगावाट का या कुछ लगा है। उसमें क्या होगा कि बड़े टाटा और कुछ प्राइवेट फर्म हैं, उन लोगों ने लैंड एक्वायर करके और एक बिजली घर हमारे ट्रांसमिशन के बिजली घर के बगल पे उन्होंने परचेज कर लिया, और बैटरी लगा के दिन में उन्होंने ग्रिड से बिजली लेके वहाँ पे बैंक में स्टोरेज कर लिया। और जब शाम को, जो मैंने कहा कि डिमांड बढ़ी, तो उसी से वापस ग्रिड में दे देते हैं। एक और कॉन्सेप्ट नया आया है, पंप स्टोरेज टैंक।
पंप स्टोरेज टैंक, वो भी हमारे ओबरा अनपरा की पहाड़ियों पे टाटा और अडानी देख रहे हैं। उसमें ये किया जाएगा, आपने सुना होगा हाइड्रो पावर एनर्जी, हाइड्रो ओबरा हाइडल भी है, माता टीला भी है, बाकी तो जितने हाइड्रो प्रोजेक्ट थे हमारे उत्तरांचल में चले गए। तो हाइड्रो के लिए ये होता है कि ऊपर एक रिजर्वायर है, नीचे दूसरा रिजर्वायर है, उसको नीचे हम ग्रेडियंट पे पानी को अपनी ग्रेविटी से वो आता है, बीच में हाइड्रो टरबाइन लगी हुई वो घूमती है और बिजली बन जाती है। हाइड्रो पावर की बिजली बड़ी सस्ती होती है। इसमें भी जो चयन करेंगे वो यही करेंगे कि एक रिजर्वायर नीचे बनाएंगे और एक रिजर्वायर नेचुरली होगा जो नीचे होगा और एक ऊपर होगा किसी पहाड़ी के ऊपर। तो दिन के समय में जब ग्रिड की बिजली सस्ती होगी वहीं पे सोलर भी लगा होगा। दिन के समय में वो क्या करेंगे, नीचे के रिजर्वायर से पंप करके पानी ऊपर डालेंगे और शाम के समय जब पीक आवर्स हमारी शाम को समय ज़रूरत होती है, बिजली महंगी होती है, एक्सचेंज से करते हैं, तो उसका गेट खोल देंगे, हमारा नेचुरल ग्रेडियंट से पानी आएगा और टरबाइन चलेगी। तो सर ये नए कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने 3-4 बताए। सर घरेलू इलेक्ट्रिसिटी मीटर और कमर्शियल मीटर में क्या अंतर होता है? नहीं, घरेलू टैरिफ का अंतर है, मीटर में नहीं अंतर है। आपका देखिए सिंगल फेज का मीटर होगा, 3 फेज का मीटर होगा। यूनिट चार्ज सर उसमें जो बढ़ जाता है उसमें क्या क्या है? वो टैरिफ है, अलग अलग कॉमर्शियल के रेट्स अलग हैं और डोमेस्टिक के रेट्स अलग हैं, बस यही अंतर है। सर किसी एक क्षेत्र का ट्रांसफार्मर कितने मीटर को बिजली प्रोवाइड करने की क्षमता रखता है? ट्रांसफार्मर इस तरह से किसने क्षेत्र मीटर या उसमें नहीं बताया जा सकता। ट्रांसफार्मर की अपनी एक क्षमता होती है जो कि MVA में होती है। जो ग्रामीण परिवेश में गांव में जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, 11,000 वोल्ट पे इनकमिंग सप्लाई होती है और 3 फेज 440 वोल्ट उसका आउटपुट होता है और उसकी क्षमता होगी वो 25 kVA गांव के चौराहों पे लगी होगी, 63 kVA लगी होगी। बहुत बड़ा गांव होगा तो 100 kVA की लगी होगी। जो शहरी क्षेत्र में हमारे जो परिवर्तक लगे हैं, आपने गलियों के चौराहों पे नुक्कड़, वो 250 kVA, 400 kVA और अकॉर्डिंग टू लोड 600 kVA का भी ट्रांसफार्मर है। तो अगर कोई मल्टी स्टोरी है, उसने एक ही 600 kVA का ट्रांसफार्मर लगा लिया तो एक ही बिल्डिंग में पूरा 23 सूर्या इनक्लेव है मुंशी पुलिया पे, 250 kVA का एक ही ट्रांसफार्मर लगाया हुआ है। और कई मोहल्ले हैं आसपास, जैसे हमारी सोसाइटी है तो कोने पे 400 kVA के लगे हुए हैं। बट इसको मीटर में नहीं बताया जा सकता, जितना लोड होगा उसके अकॉर्डिंग वो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं। और जैसे जैसे लोग अपना कंजम्पशन बढ़ता है तो देखिए यही होता है। जो अभी हमारा लोड चला गया जून में, किसी भी 33 kV सब स्टेशन है, किसी गली मोहल्ले में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है वो कितना ओवरलोड हो रहा है, वो डाटा हमारे जूनियर इंजीनियर के पास आ गया। उसके अकॉर्डिंग वो प्रस्ताव कर देता है, इसी जुलाई अगस्त तक प्रस्ताव करता है कि अब अभी हमारा 250 kVA का इस मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा था, अब नहीं चल पाएगा, तो वो प्रस्ताव 400 kVA का बनाता है, फिर अगली बार वो 400 kVA का हो जाता है। ये काम नवंबर से लेकर फरवरी तक में हो जाता है ताकि फिर नेक्स्ट गर्मी में उपभोक्ता को परेशानी ना हो। सर मेरे और मेरे स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, आप लोग आए। हम आपको अन्य फिर अभी कोई भी आवश्यकता हो या आपका कोई कार्यक्रम हो तो मैं सदा मैं आप लोग के लिए उपलब्ध हूँ। और आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।